उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर, सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है। और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब तो 2.5 महीने रह गए थे लगभग। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, काने कुब्जों की बारात। शहर में सुधा, बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी भला वहाँ क्यों हो सकती है। फिर कहने वालों की ज़बान, कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया। इसीलिए चंदर यहीं बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया और दिन भर उसकी शरारतें और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितनी स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी बहुत पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा की आंख में आंसू भरे हैं। क्या बात है सुधा? चंदर ने कहा। रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर की हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा, और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला। वह लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का है। रहा मैं तो अब सशक्त रहूंगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही और फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया की योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर। मेरे चंदर, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ। तुम उसे नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही। फिर खत सब एक और खिसका दिया और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है। वो बहुत अच्छे हैं, खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मुझ पर कोई बंधन नहीं है, लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा। अब तो जैसा है, जो कुछ है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसे जिंदगी हो वैसे निभा करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन में प्रथम चरण में यही नशा रहता है। फिर किसको यह सोचता है। आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते। परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता, उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई
और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर, तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना करूं ब्याह, जरूर करूंगा, और जनाब दो दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हैं। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि मैं हूं, तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? मैं रोकने वाली होती कौन हूं? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर, तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को मत बिगाड़ना चंदर। चंदर हंसा। नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर से सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे, बादल की छां पड़ती हैं और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और फिर बदलकर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत जरूर हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक व्यक्ति नहीं, चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया है। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा के हर झोंकों पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी भी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, सब कुछ सो गया था और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में ही सब कुछ कर रहा था। जाने की 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं तुम्हें इस बार जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी हूँ, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी हूँ। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। हे मेरे दीपक, बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में बिधना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसा हो निभा करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उसे निभा नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निभा करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने दिल को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं, नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख सब भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे में ये नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छुपा लो,
मैं क्या करूं, मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है, पांवों में इतना दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूं। तभी तुम्हें खत लिख रही हूं, तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन ही नहीं माना। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि इस फूल में भी कीड़े होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिनती, कुछ समझ नहीं आता, चंदर ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था ना मैं देवता हूं, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से बहुत ज्यादा, बिनती ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूं तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है, दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि यह वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से भी तड़प उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है। बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जा रही है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो अलग चीजें समझता था। प्यार पर विश्वास करता था और सेक्स से नफरत। अब दोनों ही मुझे एक चीजें लगती हैं और जाने कैसी अरुचि सी हो गई है जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे, हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं। ओ दीदी अब छोटी सी नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो मोटी होना चाहिए ना, बिनती ने कहा। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना, ठीक है? धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक ये विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए। तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ, और क्या। वहाँ इतना दुराव, इतना गौपन नहीं है।
सब कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ अरे नहीं, चंद्र ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इतने स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अभी भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितना भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान झलकाती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें सभी गुण भरे हैं। चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है, मासलता है और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो, सुधा भी। तुम लोगों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है, उससे ज्यादा और क्या ही आ सकता है भला? बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ।